हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है दोस्तों आपकी कि पेपर में किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी हिंदी की, और सुबह रोजाना दोस्तों 5 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपके जो पेपर में किस तरीके से प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पहला ही क्वेश्चन है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से। तो आपको दोस्तों इसका आंसर देना है, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो बताइए दोस्तों 31 का क्या बिल्कुल सही आंसर है? तो दोस्तों 31 का है आपका, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, यानी कि इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ही सही है। अगला है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति है। तो ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है? 32 का बताइए दोस्तों। तो 32 का है आपका दूसरा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ये बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार, कल्पनाशीलता, सृजनात्मक या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कौन सा रूप इसमें नहीं है, पक्ष इसमें शामिल नहीं है? तो 33 का कौन सा है दोस्तों? भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये कहानी के अंदर नहीं आता है। शब्द भंडार होते हैं जब कहानी सुनाते हैं, कल्पना भी करते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता भी आती है, लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचित नहीं कराया जाता है कहानी को। ठीक है, यही पक्ष इसमें शामिल नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं या गेयता। बताइए दोस्तों 34 का। तो 34 का दोस्तों इसका फोर्थ सही है। क्यों सही है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो वो है आपका गेयता। ठीक है, फोर्थ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दिया है बहुसांस्कृतिक, क्या दिया है? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिकार अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो क्या है 35 का? तो 35 का दोस्तों तीसरा सही है। अवसर वाली बात जहां भी आपको लग जाए वही दोस्तों आपका सही है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, जहां भी अवसर वाली बात आ जाए तो नाम दोस्तों आप सही कर देना। ठीक है, अगला है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डॉट डॉट का आधार मुख्य है। तो क्या आधार मुख्य है बताइए 36 का? बताइए दोस्तों फटाफट से। 36 का दोस्तों आपका जो है दूसरा सही है। ठीक है, कौन सा सही है? दूसरा वाला बिल्कुल सही है, जो बताया है समाज सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि 36 का आपका दूसरा सही है। अगला है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बताइए। तो 37 का दूसरा सही है दोस्तों, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, 37 का कौन सा सही है? आपका दूसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं एकांकी? तो बताइए। तो दोस्तों 38 का आपका 4 सही है। 38 का कौन सा है? 4 बिल्कुल सही है। संदर्भ के अनुसार, देखो संदर्भ वाली बात आ गई, तो जो भी संदर्भ आ जाए, अवसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत सही मार देना। ठीक है, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। 38 का आपका कौन सा सही है? 4 बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। तो नवाचार पूछा है, देखो सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि, खेल खेल में शिक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान। बताइए 39 का क्या सही है? तो दोस्तों 39 का आपका 4 सही है। ठीक है, कौन सा? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे? सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, या बालक को विचलित करने वाली, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली? बताइए 40 का कौन सा सही है? तो 40 का दोस्तों आपका तीसरा सही है। बालक को विचलित करने वाली होनी चाहिए। आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए?
क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए पूछा है, इसलिए दोस्तों इसमें कौन सा सही जाएगा, बालक को विचलित करने वाली, तो यही आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है बताइए। 41 का दोस्तों आपका दूसरा सही है, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं है, इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। बताइए 42 का फटाफट से। तो 42 का दोस्तों दूसरा सही है, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं है, इसमें विशेषता नहीं पूछी है, इसलिए इसका आंसर सेकंड में जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ ... और कुछ ... तरीका अपनाया जाता है। तो 43 का क्या जाएगा दोस्तों बताइए फटाफट से। तो 43 का आपका जाएगा तीसरा, नया और उपयोगी। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टोली शिक्षण में, किसमें, टोली शिक्षण की बात चल रही है। कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है, बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है, अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता। बताइए टोली शिक्षण की बात चल रही है। 44 का दोस्तों दूसरा, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। कौन सा सही है आपका, सेकंड बिल्कुल सही है, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। दोस्तों इसकी वीडियो दोस्तों मैंने बना दी है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख लेना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है बताइए। भाषा पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर। बताइए 45 का फटाफट से। तो 45 का दूसरा सही है, भाषा सीखने सिखाने की प्रवृत्ति होती है, भाषा सीखने सिखाने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 46 से लेकर के 50 तक के आपको क्वेश्चन देने हैं। तो आपको ये सबसे पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है दोस्तों इसका सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो इसका आंसर तो हमें स्वतः ही मिल जाएगा। इसमें दिया गया है, इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको अब ये क्वेश्चन देख लिया तो अब आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया गया है। तो बताइए दोस्तों क्या बताया गया है। तो इस गद्यांश के द्वारा आपको जो है विश्व के त्योहारों के बारे में, क्रिसमस के त्योहारों के बारे में, या जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन के बारे में, किसके बारे में बताया है बताइए। तो 46 का दोस्तों जाता है आपका, ये जो है क्रिसमस के त्योहारों के बारे में। देखिए पहले पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। वैश्वीकरण से मानवता को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि विश्व में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ाने में भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और इसका संदर्भ अच्छा उदाहरण यह है कि कुछ त्यौहार जो पहले कभी एक देश या धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते थे। तो दोस्तों मैंने ये पढ़ लिया है, काफ़ी बड़ा है, तो इसे जब देखेंगे आप तो इसमें साफ आ जाएगी क्रिसमस। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस गद्यांश के द्वारा क्या बताया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है क्रिसमस के त्योहार के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर सही है। अगला है, विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। बताइए क्यों मनाया जाता है। 47 का कौन सा सही जाएगा दोस्तों। तो 47 का आपका जो है वो जाएगा आपका, देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें दोस्तों वैसे जाएगा देखो वैश्वीकरण, क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया है, धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है, तो धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है आपका जो है वैश्वीकरण मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है साफ जो है वैश्वीकरण। ठीक है, ये रहा। तो यहीं पे आप जो इसे पढ़ेंगे तो आपको वैश्वीकरण विश्व में अन्य धर्म के लोगों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन इसके अंदर से देने हैं। तो इसमें से ही आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर देने हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका 47 में थर्ड बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण से मानवता को हुए निम्नलिखित में से किस लाभ की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। तो दोस्तों देखिए
जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आर्थिक लाभ की गई है, सामाजिक की भी की गई है, भाईचारे की गई है। लेकिन दोस्तों इसमें त्योहार से प्राप्त आनंद की बात नहीं की गई है। तो 48 का आपका 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की चर्चा की गई है? ग्रंथ की चर्चा की गई है। तो दोस्तों ग्रंथ की चर्चा की गई है, तब आप इसे पढ़ोगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। तो बताइए प्रस्तुत गद्यांश में किस ग्रंथ की रचना की गई है, बताइए फटाफट से। इसमें दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है ईसाइयों के धर्म ग्रंथ, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में वर्णित क्रिसमस से संबंधित एक कथा इस प्रकार है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो आपका इससे है। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट तो कहाँ पर है इसमें, देखिए ये रहा, यानी कि 49 का आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला है, किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा? तो देखिए किसके बारे में कहा गया था, तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सीधा दिया गया है कि जो है बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी तथा बालक का नाम जीसस रखा जाएगा, वह बड़ा होकर राजा बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन को आंसर देखने में कोई हमें टाइम नहीं लगा। अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आपको आंसर स्वतः ही मिल जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, तो वहीं पे आप निशान लगा देंगे। तो इसमें पूछा है किसके बारे में कहा गया था कि वह बड़ा होकर बड़ा बनेगा, तो देखिए इसमें आया था, अभी कौन सा आया था देखो, जीसस। ठीक है, तो आप जो है जीसस पे निशान लगा दीजिए, आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें 51 से 60 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें भी दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो गद्यांश करने में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है और वही आपको जो गद्यांश दिया हुआ होता है उसी में से फ्रेंड्स आप आसानी से अपने क्वेश्चनों को पुटअप कर सकते हैं। अब देख लीजिए, शिक्षा द्वारा संभव है, तो 51 है उसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसमें आपको पैराग्राफ ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें आंसर सटीक पूछे हैं। शिक्षा द्वारा संभव है, देखो सामाजिक विकास भी होता है, राष्ट्रीय विकास भी होता है, संस्कृति का विकास संरक्षण होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये सभी, यानी 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है? किसका समाधान संभव है बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका तीसरा सही है, आर्थिक समस्या का। देखिए व्यावसायिक शिक्षा से किसका समाधान संभव है? जब व्यावसायिक शिक्षा करते हैं तो हम व्यवसाय किसके लिए करते हैं? आर्थिक समस्या के लिए। तो यही इसका समाधान, जो कि समस्या जो है आर्थिक समस्या, यानी 52 का आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं, किसके बिना आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती? किसके बिना? अब बताइए आप, पुस्तक के बिना, दूरदर्शन के बिना, संचार साधन के बिना, या शिक्षा के बिना? बताइए दोस्तों। और इसे तो आप पैराग्राफ को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप बता देंगे आराम से। तो इसका दोस्तों आपका शिक्षा, अगर आपने जो है शिक्षा की पढ़ लिया तो आपको जो है आर्थिक सफलता प्राप्त की जा सकती। किसके बिना? यानी कि शिक्षा के बिना दोस्तों आप ना पुस्तक पढ़ सकते हो, ना दूरदर्शन देख सकते हो, ना संचार साधन देख सकते हो। ठीक है, दूरदर्शन देखने के लिए भी वह चित्र देख लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी की ओर सफलता, सर्वांगीण विकास करती है हमारी शिक्षा। ठीक है, तो 53 का आपका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताइए क्या किया जाना चाहिए? तो आपका दोस्तों 54 का आपका कौन सा सही है? पाठ्यक्रमों एवं उद्योग धंधों के बीच तालमेल बैठाया जाए, यानी कि इसका 4th बिल्कुल सही है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको शीर्षक इसका पता पड़ जाएगा। जितनी बार जो शब्द बार बार पे आया है वही इसका शीर्षक होगा। तो 55 का कौन सा आंसर होगा बताइए? इसका दोस्तों व्यावसायिक के बारे में ज़्यादा आया है तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अधिक है और टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया, लेकिन मैंने ये पूरा पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बताती चल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आ गया व्याकरण से संबंधित। अगला है, कार्यकुशल में कौन सा समास है? बताइए। कार्यकुशल में सारे समास मैंने करा दिए, समास 206 होते हैं। ठीक है, और अब तक दादा इसकी ट्रिक है। तो बताइए 56 का दोस्तों आपका 4th है। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा आपका कार्यकुशल में। ठीक है, अगला है, व्यावसायिक की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है बताइए 57 का। तो 57 का दोस्तों 4th शैक्षणिक। ठीक है, शैक्षणिक संबंध। अगला है आपका, संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा?
संरक्षण का संधि विच्छेद, इसका होगा दोस्तों सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण। अगला है कृषि संबंधी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। कृषि संबंधित घरेलू उद्योग, मधुमक्खी, मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती, क्या नहीं आता? तो ये है दोस्तों आपका घरेलू उपयोग। घरेलू जो उद्योग होते हैं वो कृषि के अंदर नहीं आते हैं, बाकी के सभी इसके अंदर आते हैं। अगला है दोस्तों लास्ट है ये, किससे कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम होगा, बताइए। तो 60वें का दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यावसायिक। कौन सा है? व्यवसाय। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों बोर मत हुआ करो, जो भी आपके नोट्स रखे हुए हैं उनमें जंग लग जाएगी अगर दोस्तों आप लोग जो है रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। नोट्सों को अधिक इकट्ठा मत कीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सभी सही लगते हैं लेकिन जो अपने हाथों से लिखा है वही आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, उसी से तैयारी कीजिए और दोस्तों आप अच्छे नंबरों से अपना टेट निकाल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।